देखिए ना, जो मिसाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का, जी सर। वो खटक रहा है अमेरिका की नज़र में अच्छा अच्छा। और इसराइल की नज़र में, क्योंकि अगर दूर तक मार कर सके तो इसराइल को भी उससे ख़तरा महसूस होता है। सही। तो अब पहले भी उन्होंने कुछ चीनी इदारों पर पाबंदियां लगाई जी थी। हाँ जी, चीनी कंपनी पे। अब उन्होंने 4 और इदारों पर पाबंदियां लगाई हैं और कि अमेरिका से उनका कोई मामला नहीं हो सकेगा और उन इदारों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और अमेरिका जो है पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको दबाव में लाना चाहता है या उसको रुकवाना चाहता है। हालांकि हमारे खारजा ने कहा है कि ये एक यकतरफा मामला है और एक मुतसबाना मामला है, इम्तियाजी क्योंकि सलूक इंडिया बरता जो गया है, इंडिया के साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही और इंडिया का प्रोग्राम जो है मिसाइल प्रोग्राम वो भी जारी है धड़ल्ले से और उसका तो कोई नोटिस नहीं ले रहा है अमेरिका। तो ये पाकिस्तान पर बार बार उसकी तवज्जो जा रही है। तो ये कोई यानी दोस्ताना जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के अमेरिका से, उसके हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान को इसका मुकाबला करना है और मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर को दुरुस्त करें, घर में मुत्तहिद हों। आज तो जुल्फी बुखारी साहब ने भी बयान दिया है ना, इस पर एहतजाज किया है। जी हाँ, वो इस रवैये पर, हाँ उसके खिलाफ तो है हमें वो। सबको इकट्ठे होना चाहिए। यानी पाकिस्तान का जो दिफाई प्रोग्राम है, अब उसको अगर कोई रोकना चाहे या सबोताज करना चाहे तो पूरी कौम जो है उसको मुत्तहिद होकर उसका जवाब देना चाहिए। इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। जुल्फी बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा मुनासिब इक़दाम करे और उन्होंने इस इक़दाम को कंडेम किया है अपने ट्वीट में। जाहिर है पाकिस्तान जो है उसके अपने मामलात हैं, उसको अपना दिफा करना है और उसको जो खतरात दरपेश हैं सर दुनिया उससे आगाह है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या मिसाइल प्रोग्राम पर पड़ेगा। सैयद साहब जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शामी साहब, सलमान साहब? थैंक यू सर। ये रहनुमाई फरमाएं कि जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है इससे ज़्यादा शिकायत तो इससे इसराइली को हो सकती है ना, कि इसराइल उसकी जद में आ जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो देखिए, पहली बात तो मैं कुछ हकायक आपके सामने मुख्तसरन रखना चाहता हूँ शामी साहब, कि देखें पाकिस्तान की पहले तो कौम को ये बिल्कुल इत्मीनान रखना चाहिए और आप इसके गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सियासी क़यादत हो, किसी भी तरह की हुकूमत हो, हमारे एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पे ना कभी समझौता किया गया है और ना इंशाल्लाह कभी किया जाएगा, पहली बात। ठीक। और दूसरी बात कि ये कोई मगरबी दबाव कोई पहली दफा नहीं आया है। हमारी 45 साल में पाकिस्तान इज द मोस्ट सैंक्शन्ड यूएस एलाई, ये भी आप जानते हैं, और इन पाबंदियों का हमारे ऊपर और हमारे प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ा है। तीसरी बात यह है कि चूंकि हमारा प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह दाखिली वसाइल और हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का समर है, तो इसलिए भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में उनकी कोता नजरी का एक शाखसाना है कि वो पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के ऊपर गैर जरूरी तौर पे दबाव डाल रहे हैं, जबकि हमारा जो एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है उसका वाहिद मकसद जनूबी एशिया में जंग के खतरे को यानी कि नामुमकिन बनाना है और देरपा अमन की ख्वाहिश है। और जो हम नहीं चाहते कि किसी दूर दराज ममालिक के ऊपर कोई जंग मुसल्लत करें, हमला करें, लेकिन हम किसी दूसरे को अपने मुल्क पे हमले से बाज रखना भी हमारी कौमी सलामती की जरूरत है और इस पे हम कभी समझौता नहीं करेंगे। तो एक साल में ये तीसरी मरतबा कहा जा रहा है कि मजीद कंपनीज पे पाबंदी लगी है, तो अमेरिका को तशवीश है क्या पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से? खतरात क्या है? अच्छा देखिए, इसको मुख्तसरन 3 एतबार से देखा जा सकता है सलमान साहब। पहली बात यह है कि ये एक तकलीफ हकीकत है कि भारत का जो असर व रसूख है अरबाब इख्तियार के अंदर और हुक्काम बाला के अंदर और ऐवान इख्तिदार के अंदर अमेरिका में बतदरीज बढ़ रहा है और उसका असर ये पड़ रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी पॉलिसियों पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। ये एक अफसोसनाक हकीकत है जिसकी वजह से आप जानते हैं कि भारत का जो मिसाइल और एटमी प्रोग्राम है उसका कमांड एंड कंट्रोल, उसका माजी, उसका तर्ज अमल इंतहाई नाकिस और गैर जिम्मेदाराना रहा है और उसके बावजूद आपको नजर आता है कि अमेरिका उससे कोता नजरी बरतता है और ये अफसोसनाक बात है, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है।
आप ये जो मगर इसका मुकाबला हम यानी कैसे करेंगे? को मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए या बस एब्सोल्युटली नॉट कह के अपना काम शुरू कर दें? देखें, पाकिस्तान के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को ना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं शामी साहब, तीन अदवार में देखा जाता है। पहले वो टाइम था जिसमें हम ये सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और मगरबी ताकतों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हमें रोका जाए, लेकिन वो उन तमाम पाबंदियों के बावजूद नाकाम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, साइंसदानों की मेहनत से, कौम के इत्तेहाद से हमने ये सलाहियत हासिल कर ली। फिर उन्होंने दूसरा काम ये शुरू किया 9/11 के बाद कि हमें दुनिया में बदनाम किया जाए कि जनाब आप बहुत गैर जिम्मेदार ताकत है। तो हमने उसका भी दलाइल से और हकायक से मुकाबला किया। और अब तीसरे दौर में जा रहे हैं कि जनाब अब आपकी जो यानी कि क्वालिटेटिव उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं उस पर दबाव डाल के हमें बाज रखा जाए। तो ये भी इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से, इत्तेहाद से, हमारी फौज की सलामती से और हमारी क़यादत के जो अज़्म है उसके साथ इस बात को भी इंशाअल्लाह हम नाकाम बनाएंगे। और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे आप कह रहे हैं कि इससे कोई यानी कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे बड़ी बातें की जाती है कि पाकिस्तान माजी में ज़ाहिर सी बात है, लेकिन हमेशा ये कहा गया पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि जी ये बिल्कुल मरबूत है और महफूज है। देखिए, कमांड एंड कंट्रोल जो है उसका बुनियादी मतलब ये है कि हमारे मिसाइल सिस्टम को चलाने का इख्तियार किसके पास है। तो यकीनी तौर पे हमारी जो कौमी क़यादत है और जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, जो कि एक जामिया, महफूज, मुस्तहकम और मरबूत निज़ाम है, उसमें किसी किस्म की कोई खदशे की बात नहीं है। अलबत्ता अगर आप मशरकी हमसाये से देखें, आपको याद होगा शामी साहब 2 साल पहले उनका एक ब्राह्मोस मिसाइल लॉन्च हुआ और मुरीदके के पास आके गिर गया। वो तो शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, वरना हम उनको उनकी गलतफहमी भी दूर कर देते। लेकिन बात यह है कि और दूसरी जानिब वो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं कि वो कल को शायद अमेरिका पे भी हमला करना चाहते हैं। तो ये वो हकायक हैं जिसको कि अब अनफॉर्चुनेटली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिन है वो बहुत मैं समझता हूँ अफसोसनाक गलतियां कर रहे हैं। और मैं तवक्को करता हूँ कि जो ट्रंप इंतजामिया आएगी वो इन गलतियों का अजाला करेगी, नजरसानी करेगी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से भी ये तवक्को करता है कि वो इस खित्ते में ताकत के तवाजुन और तस्वीराती जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में एक जिम्मेदार पावर का रोल अदा करे, इस खित्ते में ताकत के तवाजुन को मेंटेन करे और पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर नजरसानी करे। ठीक है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया माजूद सर। देखें, पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, जी हाँ, अब ये कहते हैं ना कि हम माजी से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन जो सकूत ढाका हुआ और जब बांग्लादेश की तख्लीक हुई तो उसके बाद पाकिस्तान ने तो सबक सीखा और ये फैसला किया, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो तेज़ी से मुकम्मल करना चाहिए। ठीक है। और अगर पाकिस्तान एटमी सलाहियत हासिल कर चुका होता तो इंडिया जो है उसकी ज़रूरत नहीं हो सकती थी। इस तरह वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ता और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत करता। तो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो अपनी जगह हॉलैंड में थे, वहाँ से उन्होंने रब्ता किया और एक कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है उसकी बुनियाद रखी गई और फिर पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करके दिखाया। और भुट्टो साहब रुखसत हो गए। भुट्टो साहब के 2 कारनामे हैं। अच्छा। एक एटमी प्रोग्राम की तकमील जो है उसके तेज़ी से उन्होंने इक़दाम किए उसके लिए। ठीक। और दूसरा ये कि उन्होंने पाकिस्तान का दस्तूर जो है 1973 का वो इत्तफाक राय से बनाया, यानी ये अपनी मनमानी नहीं की, मुखालिफ सियासी जमातों के साथ बातचीत की, उनको अपने साथ मिलाया और सारी जमातों ने मिलकर पाकिस्तान का दस्तूर बनाया। और आज भी वो दस्तूर जो है पाकिस्तान की सालमियत और उसकी मजबूती की अलामत है। सही। और बुनियाद है बल्कि। तो अब ये जो प्रोग्राम है, भुट्टो साहब इक़्तिदार से रुखसत हुए तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको अमेरिका ने इसकी सज़ा दी है। अच्छा। कि उन्होंने एटमी प्रोग्राम जो है उस पर समझौता करने से इनकार कर दिया था। और उनका कहना यह था कि किसिंजर ने
उनको धमकी दी है कि मैं आप एक हॉरिबल एग्जाम्पल बना देंगे। अब उसके कैसेंजर के अल्फाज क्या थे क्या नहीं थे, मैंने बड़ी उसकी कुरेद पड़ताल की। अच्छा। मगर असल में मैं कैसेंजर ने उनसे ये कहा था कि देखिए अब तो हमारी हुकूमत है और हम आपके दोस्त हैं, रिपब्लिकन्स की हुकूमत थी, निक्सन प्रेसिडेंट थे, तो उसके बाद अगर डेमोक्रेट्स आ गए और जिमी कार्टर के उसके बाद मुंतखब हुए और अगर डेमोक्रेट्स आ जाएंगे तो फिर वो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेंगे। अच्छा। और आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। यानी इस तरह की बात कैसेंजर ने कही थी। और लेकिन बहरहाल अब भुट्टो साहब जो थे उन्होंने इस पे लोगों को भी अपने साथ में लाने की कोशिश की इस नुक्ते पे, लेकिन जब उनका तख्ता उलट गया, वो फांसी भी चढ़ गया, तो जनरल ज़िया-उल हक आए इक़्तिदार में। लेकिन जनरल ज़िया-उल हक जो है उन्होंने भी इस पर समझौता करने से इनकार किया और उन्हीं के दौर में एटमी प्रोग्राम और मुकम्मल उनके हुआ। दौर में 1983 में ये प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। अच्छा। और बल्कि ये चागी जो है उसका भी इंतखाब कर लिया गया कि यहाँ धमाका होगा। अच्छा। वहाँ सुरंग भी खोद ली गई, अच्छा। वहाँ फायरिंग भी कर दी गई। और हमारी जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके इंजीनियर और उसके कारकुन जो है वो उसकी हिफाजत करते रहे। और देखिए किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो सर लेकिन इतना टाइम फिर क्यों लगाया धमाके करने में या दुनिया को इसलिए बताने में? आपने सलाहियत हासिल कर ली, ठीक, लेकिन धमाका जो है अगर पाकिस्तान पहल करता सैंक्शंस, उसके बड़े असरात होते और उस पर बड़ी पाबंदियां लग जाती। तो एक अपॉर्चून मोमेंट जो है उसका इंतजार किया जाता रहा कि कोई ऐसा लम्हा आए जिसमें आप पाकिस्तान अपनी ये जो ताकत है उसको अया कर सके। ऐसा कोई दिलेर लीडर भी आए ना, ऐसा कोई सियासी जमात भी आए कि ये अपॉर्चून मोमेंट की बात होती है। मुकम्मल तो हो गया ना, किस लम्हे आप ये काम कर सकें। अच्छा। और इसका वो एक कोल्ड टेस्ट होता है, वो भी हो गया। अब ये जो सारी तफसील है ना, जब ये धमाका हुआ उसके बाद हमारे उमर शामी साहब ने इस पे पूरी एक रिपोर्ट तैयार की थी और सारी तफसील तैयार की, बताई थी कि कौन कौन लोग थे, इंजीनियर्स थे और जिन्होंने वो सुरंग खोदी, फिर कौन लोग थे जो उसकी हिफाजत करते रहे बड़े जज्बे के, और किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी। कोई जासूसी जो है और वो कामयाब नहीं हो सकी कि वो पाकिस्तान के इस निशानदेही होती कि चागी में सब कुछ हो रहा है। सही। तो बहरहाल और ये भी वजह थी कि जहाद अफगानिस्तान जारी था। सही। और अफगानिस्तान में सोवियत फौजों को वापस धकेलने के लिए पाकिस्तान अफगान मुजाहिदीन की मदद कर रहा था और अमेरिका और चाइना और आज़ाद दुनिया के दूसरे ममालिक उसके साथ थे। तो वो उस वक्त वो जो स्ट्रगल जारी थी उसकी वजह से भी अमेरिका जो है थोड़ा सा आंख बंद करने पे मजबूर हुआ। अच्छा। और जनरल ज़िया-उल हक ने वो प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया। और जब वाजपेयी आए उन्होंने धमाका किया। सही। तो फिर उस वक्त मौका मिल गया पाकिस्तान को कि वो भी अपनी सलाहियत जो है उसको आश्कार कर धमाकों से दे दे। तो फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने धमाका कर दिया और पाकिस्तान जो है वो भी एटमी ताकत बन गया। हालांकि ऑफर हुई थी उस वक्त, कहते हैं वो कि जो कुछ भी हुई, पैसा ले लो हमसे, का तवाज़ुन जो है कायम हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा संभाला दिया। सऊदी अरब ने कहा कि हम 3 साल तक या 4 साल तक तेल जो है आपको वो हम फराहम करेंगे मुफ्त। और वो तेल फराहम होता रहा। पाकिस्तान का उस वक्त भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी ख़राब था और पाकिस्तान के पास ये सलाहियत नहीं थी कि अपने वसाइल से, क्योंकि पेट्रोल दरामद कर सकता। तो मगर सऊदी अरब ने उसका साथ दिया और वो बहरहाल पाकिस्तान जो है आलमे इस्लाम का पहला ऐसा मुल्क बन गया जिसके पास एटमी सलाहियत थी। और इंडिया के हमारे दरमियान भी दहशत का तवाज़ुन कायम हो गया, या ताकत का तवाज़ुन, ताकत का तवाज़ुन कह लीजिए, दहशत का तवाज़ुन कह लीजिए कि उनको भी पता लग गया कि अब इन पे पाकिस्तान पर मैली आंख नहीं डाली जा सकती और पाकिस्तान पर चढ़ाई नहीं की जा सकती। और उसके बाद फिर एक वाजपेयी यहाँ आए, बस पे बैठ के दोस्ती के नए सफ़र का आगाज़ हुआ जिससे बदकिस्मती सबोताज कर दिया गया। पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो मुहिम जोई थी, कारगिल ऑपरेशन थे। हालांकि वो ऐसा मौका था कि दोनों मुल्क जो है मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दाम पर तैयार हो गए थे और एक बैकडोर चैनल कायम हो गया था और खसूसी नुमाइंदे भी मुकर्रर कर लिए थे दोनों ने, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी और वज़ीर आज़म वाजपेयी ने भी, ताकि वो किसी ऐसे फार्मूले पर पहुँचें ऐसे जिससे तस्लीम किया जा सके और
ये कश्मीर का मसला जो सेटल किया जा सके।